जब अपील फाइल की जाएगी सस्पेंशन लगती है, सस्पेंशन जब हो जाए इसका मतलब है जमानत हो जाएगी। केस ऐसा है कि वो केस में उल्टा खाबर मान का बड़ी बुरी तरह फंस जाएगा। आवाज है, इमरान खान एक नजरिया है, इमरान खान एक असूलों का नाम है, इमरान खान पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान इमरान खान के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं, फिर माहिर कानून आपको पता है और सियासतदान मेरे साथ अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं। बहुत मसरूफ है लेकिन फिर भी टाइम निकाल लेते हैं, बड़ी मेहरबानी इनकी। लेकिन इस वक्त सबसे पहले जो बुशरा बीबी को अडियाला जेल से बनी गाला जो सब जेल मुंतकिल वहां किया जा रहा है, और कल इद्दत निकाह का केस है, उस पर फर्द जुर्म लगी हुई है, वो केस भी शुरू होना है, गवाहान के उस पर बयानात भी हैं। और इसके अलावा इमरान खान का एक बड़ा अहम पैगाम भी आया कि मैंने अल्लाह को जवाब दे, मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लामा इकबाल और कायद आज़म का जो नारा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके मुताबिक पाकिस्तान की अजमत और सरबुलंदी के लिए काम करूंगा। मैं कोई मीर जाफर या मीर सादिक नहीं। वाकई खान का किरदार सबके सामने है। इलेक्शन मुलतवी होने की बातें इस वक्त आपको पता है बड़ी जोरों शोर से हैं। अगर आप देखें तो पहले जरदारी, फजल रहमान और नवाज शरीफ साहब ये सारे कोशिश करते रहे निगरान हुकूमतों के, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। अब ये ऐसे लग रहा है तहरीक इंसाफ की हमायत में जा सकता है। उसकी वजह अगर आप देखें, एक तरफ 80% मकबूलियत रखने वाली जमात की गिरफ्तारियां, अगवा और अब लोगों को रास्ते से हटाने का सिलसिला। दो सूबों के मामले भी आपके सामने है, बिल्कुल अजहर साहब से उस पर तफसील से बात करेंगे। बैलेट पेपर का मामला बड़ा अहम है। 20 से 30 हल्कों के बैलेट पेपर जो है वो छपाई रुकी हुई है, ये मामला भी अजहर साहब से पूछेंगे। फजल रहमान साहब की कैंपेन बिल्कुल नजर नहीं आ रही, और नवाज शरीफ साहब भी सिर्फ 2-3 जलसे ही कर सके अभी तक। पीपल्स पार्टी को शायद अभी तक अंदर की इतला नहीं है कि इलेक्शन हो रहे हैं या मुलतवी हो रहे हैं, इस वजह से शायद वो अभी तक लगे हुए हैं। लेकिन फायदा तहरीक इंसाफ को किस तरह हो सकता है कि इनके पास टाइम बहुत होगा। पीटीआई के पास बल्ले का निशान, इंट्रा पार्टी के इलेक्शन हो सकते हैं, खान साहब के केसेस का मामला हो सकता है। तो अब अगर मुलतवी हो भी तो वैसे भी ओवरऑल अगर सिचुएशन आप देखें तो 1 साल के बाद दोबारा दूसरे इलेक्शन हमें नजर आ रहे थे। 1 साल की हुकूमत बननी थी, जो भी बननी थी। ये सारे मामलात क्या हैं, अजहर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अजहर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये जो खबरें हैं इलेक्शन मुलतवी होने की, आपको क्या लगता है कि इन मामलात में, इसमें खबरों में कितनी जान है? बहुत शुक्रिया सभी। देखिए, अगर आप अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात की है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन डिले होते हैं, तो कल आपको बल्ले का निशान मिल सकता है। लेकिन वो कि बैलेट पेपर छप गए हैं, लेकिन ये भी हमारी अदालतों का काम होगा, कोई कहेगी कि एक पार्टी मैदान में आ गई है तो इस पार्टी को बल्ले का निशान दिया जाए। साथ साथ इमरान खान साहब को जो सजाएं हुई हैं, यानी नायले की सजा है तोशाखाना में, वो सस्पेंड हो जाएगी। फिर ये वाली जो 2 अपीलें हैं, साइफर की दे लें और तोशाखाना की जो नया नैब है, इन दोनों की भी ऐसी अपीलें हैं। ये एक आध समात की बात है, जैसी अपील होनी है, सस्पेंशन की बात आ रही है, ये सजाएं भी सस्पेंड हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें यहाँ पर अजहर भाई ये जो माजी की अगर हम देखें अदालतों में, तोशाखाना पहले जज दिलावर साहब का था, फिर साइफर ट्रायल 2 बार कालअदम हुआ। अब ये अपील जो जाएंगी, जाहिर है सारी दुनिया ने देखा जिस तरह गैर मुनसिफाना ट्रायल था ये, जिस तरह इन्होंने कंडक्ट किया, तो ये किसके पास जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगी ये अपील? ये इसका थोड़ा सा प्रोसेस बता दें अगर। मैं बता देता हूँ। ये जब चूंकि नैब की अदालत भी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, ये सेशन जज के बराबर होता है। जब सेशन जज को फैसला देता है तो उसकी अपील हाई कोर्ट के सामने जाती है। हाई कोर्ट के एपेलेट बेंच के सामने जाएगी। दोनों ही डिवीजन बेंच सुनेंगे, क्योंकि नैब के केसेस भी डिवीजन बेंच सुनता है, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या स्पेशल कोर्ट जितनी भी बनी हो वो भी डिवीजन बेंच सुनता है। अब खुशकिस्मती कह रहे हैं या हम तो समझते हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को अपने बेंचेस में नहीं लगाना चाहिए, उस पर हमें बहुत से एतराजात हैं, चले आ रहे हैं और रहने हैं। होगा ये कि अपील फाइल होगी, अपील के साथ सस्पेंशन फाइल की जाएगी, और जो कि दोनों केसों में नाअहली है। नैब के केस में नाअहली सेक्शन 15 की 10 साल के लिए, और साइफर के केस में नाअहली 5 साल की है। तो जो हमसे जो पहले गलती होगी थी तोशाखाना के केस में, जो पहला वाला केस था दिलावर वाला, उसमें सजा तो सस्पेंड करा ली थी, कन्विक्शन नहीं करवाई थी, और ना ही नाअहली सस्पेंड हमने करवा दी, तो वो हमारे आड़े आई। इसीलिए NA 89 और NA 122 के कागजात नामजदगी इमरान खान के मुस्तरद होगी। गोया के उसकी भी अपील दायर कर दी गई है कि वो सेक्शन 63(1)H में नहीं आता। अच्छा, तो ये अगर केसेस अगर जज आमिर फारूक साहब नहीं सुनते तो आपको लगता है कि लार्जर बेंच बनाएंगे, या जिस तरह मियां गुल हसन साहब ने सुना इस तरह केस सुन के उसको फैसला हो जाएगा? ये डिवीजन बेंच बनेगा। जैसे अपना जस्टिस समन रिफत साहब बैठते रही हैं, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब बैठते रहे हैं, तो वो जस्टिस बाबर सत्तार या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है या जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है, इनके साथ
कोई एक बेंच बैठ गई, ये डिवीजन बेंच ने केसेस सुने हैं और ये मेरिट पे बड़े स्ट्रॉन्ग केस है। देखिए, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वायलेट हुआ है। मेरा वकील ले लिया गया, मुझे जिरा नहीं करने दी गई, मुझे बहस नहीं कर, और ये मैं तारीखी तौर पर बता दूं, साइफर का केस जो कि ये असल भाई पॉइंट क्या है, मतलब एक तो जिरा नहीं करने दी, दूसरा वकील जो थे वो प्रोसिक्यूशन के लेके वकील का आकर छीन लिया गया, बहस नहीं करने दी वोकला को ना, वो सरकारी वकील लगा देगी और सरकारी वकील भी ईमेल के ऊपर सुना नाम लिए गए, वो एक दिन में आया। और याद रखिएगा, तोशा खाना का जो केस है वो 9 जनवरी को फर्द जुर्म आयद हुई है और 30 को फैसला हो गया, यानी 22 दिनों के अंदर ये मेरा ख्याल है नैब की तारीख का 23 ट्रायल होगा। जो साइफर के हवाले से एक बात करनी है काजी में, बड़ी अहम है। मैं वाहिदा वकील हूँ पाकिस्तान के अंदर जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल पड़ा हुआ है, और ये मैं तारीखी, और ये जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ यही जुल्फकार अली भुट्टो के साथ हुआ था। उस वक्त भी ये साइफर आया था, अब भी साइफर आया है। और वो जब बात हुई थी एंडी किसिंजर के साथ और अल्फाज कहे थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने गोल्डन, वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, उनका वी विल सेट ए हॉरिबल एग्जांपल आउट ऑफ यू। और ये जुल्फकार अली भुट्टो को धमकी दी थी, यही धमकी इमरान खान को मिली है। और उसी तरह ही यानी वहां भी वकील ले लिया गया। जुल्फकार अली भुट्टो साहब का 342 का स्टेटमेंट आज तक सामने नहीं आया, मैंने पढ़ा हुआ है, उन्होंने सारा कुछ वो लिखा है। और इसी तरह इमरान खान साहब ने भी वकील ले लिया गया, 342 का स्टेटमेंट इनका अपना है, और इमरान खान ने भी वही कहानी लिखी है, सारा कुछ सामने रखा जाए तो वो एक तरह की चार्जशीट है। तो हालात यही है कि इसलिए कोशिश होगी कि 342 का स्टेटमेंट ना सामने आए, लेकिन अजहर सिद्दीकी की कोशिश होगी कि 342 का स्टेटमेंट कौम के सामने रखे जाए ताकि असल हकायक पता चल सके। बिल्कुल, तो 342 का जो स्टेटमेंट है, इमरान खान साहब का जो बयान है, इस तरह शाह महमूद कुरैशी का भी साइफर में बयान नहीं हुआ, तो ये बयान लाजमी, अगर ये ना हो तो केस कालअदम करार दिया जाता है। देखिए, आपने सफाई का मौका ही नहीं दिया ना जी, आपने एक बंदे एक खुद अपना एक जो बयान देना था, और शाह महमूद कुरैशी को तो पूछा और नहीं लिया बयान आपने। और इमरान खान साहब तो देखे, जो बड़ी मजेदार बात है, कम मुल्जिम ऐसे देखे गए हैं जो बड़े सुकून से होते हैं। इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई, लोग कहते हैं कि चश्मा लगाया, आसमान अपना छत की तरफ देखा, कोई पुराना स्टाइल है, मुस्कुरा दिए। वो जज बेचारा शर्मिंदगी के बारे परेशान रहे, दोनों जजों का, एक जज बीमार था। और मैं एक बात और बता दूं आपको, मैं बड़ा क्लियर हूं इस हवाले से, और ये लफ्ज जो है ना यहाँ इस्तेमाल करते हैं मकाफत अमल, मैंने कई एमक्यू वालों का, मैंने कहा आप लोगों को पता ही नहीं है मकाफत अमल क्या होता है, वो तो रब का फैसला करता है, रब ने फैसला करना, आप कौन है? यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ में सजाएं भुगतनी, और ये भाई ये मकाफत अमल नहीं होता है। और वैसे भी वो हालात और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। वो ट्रायल चलना और ये हालात देखना, ये 2 सालों से जो कुछ आप देखते हैं फसाइयत रही है यहाँ। और यहाँ मैं मुतालबा करता हूं कि यहाँ मॉनिटरिंग जज क्यों नहीं बिठाए, यहाँ बिठाते ना मॉनिटरिंग जज, और मॉनिटरिंग जज का जो फायदा नवाज शरीफ को आपको अंदाजा हो गया होगा। यानी ये जो ट्रायल 22 दिनों में हो गया, ये कभी भी नहीं हो सकता अगर यहाँ मॉनिटरिंग जज बैठा होता। मॉनिटरिंग जज का आज नोट कर लें, जस्टिस जाजुल हसन का फायदा हुआ, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ देखें, या मॉनिटरिंग जज ना अगर होता है तो ये जो कुछ इमरान खान के साथ साफिर के केस में हुआ, तो शाखाने में हुआ, ये कभी भी ना होता। और ये मैं मुतालबा करता हूँ आज भी, अभी बाकी ट्रायल भी चल रहे, बिठाए मॉनिटरिंग जज इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे अजहर भाई, अच्छा ये अब ये खबर मेरे लिए कम से कम नहीं है कि ये नवाज शरीफ साहब के साथ जो हियरिंग थी उसमें एजाजुल हसन साहब मॉनिटरिंग जज के तौर पे थे। नहीं, मैं आपको वजह बता दूं आपको, इन्होंने हुदैबिया 1 आपने शायद देखा नहीं है, हुदैबिया 1 का केस को किस तरह इन्होंने डिले किया, और इन्होंने हुदैबिया इंजीनियरिंग का केस किस तरह डिले किया। इनका तरीकाकार ये है कि ये जज, ये वकील वगैरह साथ मिलाकर ना केस चलने नहीं देते थे। अब जब गॉड फादर सीरियन माफिया आया, तो आपको तारीखी तौर पर बताऊं, 126 दिन सुप्रीम कोर्ट में चला था, ये सबूत ना दे सके, सबूत तो आज भी नहीं दे सके। फिर जीआईटी 60 दिनों की हुई थी, फिर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नैब ने की, फिर ट्रायल हुआ। उस ट्रायल के दौरान भी अगर देखे तो ये ट्रायल चलने नहीं दिया था इन लोगों ने, और वो मॉनिटरिंग जज वहां बैठकर देखता था कि क्या कानून के मुताबिक काम हो रहे, और कोई रोल नहीं था उसका, और कोई रोल नहीं था, सिर्फ ये था। और मॉनिटरिंग जज हमारे यहाँ तकरीबन नैब की अदालतों के, दहशत हर कोर्ट के जजेस ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं, वो ये फर्क है। यानी वो इस कहते हैं कि जैसे जाजुल हसन ने क्या नुकसान पहुंचाया, ऐसा नुकसान पहुंचाया कि उनमें बरी हो गए। आप अंदाजा लगाए ना इस बात को सामने रखते हुए। और ये जो अब तो मुंह छुपाने की जगह नहीं इनको मिल रही है, जो जुल्म इसमें हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल। अच्छा, ये जो केस जब जाएगा इनके पास हाई कोर्ट का, क्योंकि अवाम आपको पता जानना चाहती है, आप तो इस प्रोसेस को जानते हैं,
तो केस जब उनके पास जाएगा फ्री ट्रायल, तो क्या ये खान साहब को जमानत उस वक्त मिल जाएगी, केस को कॉश कर दिया जाएगा, या क्या मामला क्या होगा? हाई कोर्ट इस पे क्या देखिए, जब अपील सुनी जाती है, जब अपील आती है, तो अपील का तरीकाकार ये होता है कि वहां जमानत नहीं होती, सस्पेंशन होती है, मुअत्तल करना सजा को। तो सजा की मुअत्तली का केस आएगा जज साहब के सामने, और जज साहब को इख्तियार है कि वो सजा मुअत्तल कर सकते हैं। और जैसे तोशा खाना के केस में हुई है, और ये तो केस ऐसे ही है। तोशा खाना का जो पहले वाला केस था, तो वो तो फिर मायूद दिलावर जो कुछ किया था, इसमें तो आप अंदाजा लगाएं कि राइट टू डिफेंस क्लोज कर दिया, आपने शहादतें पेश नहीं करने दी, आपको जिरा नहीं करने दिया, आपसे वकील ले लिए गए। तो ये वो बुनियादों पर होगा। जब अपील फाइल की जाएगी, सस्पेंशन लगती है, सस्पेंशन जब हो जाए, इसका मतलब है जमानत हो जाएगी। तो इमरान खान साहब की अब इन 2 केसों में, चूंकि साइफर में पहले भी जमानत तो ऑलरेडी होगी हुई थी, अब चूंकि सजा हो गई है, वो नए सिरे से सस्पेंशन होगी उसकी। तोशा खाना एक सस्पेंड हुआ है, दूसरा तोशा खाना भी सस्पेंड हो जाएगा। अब अगली जो है ना प्रोसीडिंग, वो प्रोसीडिंग 9 मई की तो बहुत दूर तक है। अब कोशिश इनकी ये होगी कि जो अलकादर ट्रस्ट है उसके केस को चलाया जाए। उस केस में भी कुछ नहीं है। कल उसका खान साहब का और बुशरा बीबी जो इद्दत निकाह का केस है, उस पे इन्होंने गवाहान बुला लिए हैं, कल वो फिर शुरू कर देंगे ना, उस पे क्या मामला हो सकता है? देखिए, मैं बताऊं, वो केस ऐसा है कि वो केस में उल्टा खावर मान का बड़ी बुरी तरह फंस जाएगा अगर मेरिट पे ये बात चली। अभी तक तो जो समन करने के हवाले से जो बातें हैं ना, वो समन में तो अभी तक जस्टिफाई कर नहीं सके। अब देखना है कि क्या खान साहब को और बुशरा बीबी को समन किया हुआ है। अगर तो समन किया हुआ है, इसका मतलब है बकायदा ट्रायल और इस्तगासा चलाना शुरू कर दी है। और इस्तगासा चलाने का जो प्रोसेस आ रहा है, वो हम ऑलरेडी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर चुके हुए हैं, क्योंकि वो इख्तियार नहीं है, अपना कोई भी ऑफेंस नहीं लगती है उसमें किसी भी तरह से। जितनी भी दफात के हवाले से जिक्र किया है, वो मुलाजिम ने पहले वापस ले लिया। इनके खावंद के पास भी कोई चीज ऐसी नहीं थी रिकॉर्ड में। अल्लाह ना करे खुदा ना खाए ऐसी बात भी होती, तो हमने देखा था उनके इमरान खान साहब के यहाँ से तो औलाद ही कोई नहीं है। तो इसलिए ये वाला केस भी अगर कोई बनाना चाहता था, वो नहीं बन सकेगा। शरई निकाह की है, आइन और कानून के मुताबिक, इस्लामी दफात के मुताबिक निकाह की है। तो ये वाला केस जो है ना, मैं जो इद्दत निकाह वाला केस जो है, मैं इसको नहीं देख रहा। हाँ, 9 मई का या अपने अलकादर हाउसिंग सोसाइटी वाला, ये कह सकते हैं कि ये केस तंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें 9 मई में तो अभी देखा हमने, जिन्ना हाउस केस में आलिया हमजा को रिहाई मिल गई, खदीजा शाह को रिहाई मिल गई, बाकी अभी तक कोई ऐसा केस सनम जावेद के 5 में से उसमें रिहाई जमानत होगी, 6 में एमपीओ में डाल देते हैं। तो इनके पास कोई ऐसे सबूत तो मौजूद नहीं, वरना इन लोगों को तो छोड़ते ही ना। यही तो जुल्म है हमारी अदालतों। देखे ना, मैं एक स्टेज के ऊपर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट को मैंने आगे लगाया हुआ था कि आपने हमारी अदालतों को 130 नंबर पे क्यों डाल दिया। लेकिन अब जो कुछ चल रहा है ना, इन चीजों को सामने रख के मैं खामोश हो गया हूं। अब मैं वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट से अपना केस अब वापस ले लूंगा कि पाकिस्तान को इससे अगली भी कोई अगर पोजीशन है वहां ले जाए। यहाँ तो यही हाल होना है, जहाँ इंसाफ की ददियां। और देखे ना, जिस तरह इंसाफ यहाँ तोड़ा जा रहा है, जिस तरह बेहुरमती हो रही है, तो ये तो बड़ी एक तकलीफ से बात है ना जी। बिल्कुल सही। कानून का तो सर खिलवाड़, और जो इस 2 सालों में देखा है, ऐसा पाकिस्तान की तारीख में आपने नहीं देखा होगा। आपका तो एक्सपीरियंस है इसमें बहुत ज्यादा। बिल्कुल 100% ऐसी बात ही है, मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात है। हमने बुरे बुरे हालात भी देखे हैं, लेकिन ये जो फाशिस्ट दौर है, ये जो मार्शला नहीं है, हमने इसको पार्शला का नाम दिया हुआ है। बड़ी सोच समझ के इसीलिए पार्शला का नाम दिया हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, इमरान खान एक आवाज है, इमरान खान एक नजरिया है, इमरान खान एक असूलों का नाम है। इमरान खान पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान इमरान खान के लिए। उसको जितना मर्जी दबाना चाहे वो दब नहीं सकता। वो लोगों के दिलों पे हुकूमत कर रहा है। और बहुत जल्द ये इलेक्शन अगर इल्तवा ना हुए तो, और जो अगली बात है ना, वो बड़ी मजेदार बात है। आपने भी, चले मैं इनडायरेक्ट तरीके से बात कर देता हूँ कि अब जो कोशिश अगली हो रही है ना, कि मैं जो कुछ दोस्त अहबाब साफी हैं, बाकियों से भी, उन्होंने कहा कि 35 पंचर वाली जो कहानी है ना, वो इस तरह से है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने एक पैरामीटर रखा है कि अगर 35 सीटें आप ले जाते हैं तो उससे अगली सीटें वो फिर अरेंज करके देती है।
तो पीएमएलएन 35 सीटें नहीं ले रही, तो 35 पंचर लग नहीं रहे हैं। तो अब कब क्या किया जाए, इसका फिर तरीकाकार ये तय किया गया। एक तो बैलेट पेपर जो 20 आप कह रहे थे पहले कि 20 हल्कों में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन कमीशन का काम है। क्यों 1 साल तो पहले डिले हो चुके हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, और कौमी असेंबली के इलेक्शन में जानबूझ के डिले किए गए हैं। अब इससे आगे अगर जाना है तो वो मैंने प्रोविजन सेक्शन 57 मैंने चैलेंज किया हुआ है, जैसे सेक्शन 215 मैंने चैलेंज किया है, पार्टी इलेक्शन सिंबल नहीं ले सकते आपको, इस तरह मैंने वो भी चैलेंज किया हुआ है। मतलब आपको इलेक्शन लगता का है कोई 35 के करीब ये सीटों पे वारदात करना चाहते हैं बैलेट पेपर के जरिए? बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं है, यही नहीं है, नहीं अगली जो बात है ना, वो 35 सीटें रेंज नहीं हो रही, मेरी बात को समझिएगा। मेरिट पे ये 35 सीटें जीत ही नहीं रहे। अगर 35 सीटें जीतेंगे तो उसके बाद आगे मिलेंगी सीटें इनको, तो 35 सीटें तो मिल नहीं रही है इनको। इसीलिए बाजौड़ वाला वाकया मैं उसको किसी कंस्पिरेसी में नहीं लेने जाना चाहता, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में भी इलेक्शन मुलतवी होने की साजिश हो रही है कि किस तरह से ये इलेक्शन मुलतवी करें, और इलेक्शन कमीशन इसमें मेन किरदार अदा कर रहा है। अब वो मैं तो अपनी बीवी से बात मैंने कर ली है, वैसे आप जरा ध्यान से पूछ लेना कि इलेक्शन इल्तवा के बारे में बीवी से बात नहीं कर रही है। नहीं करनी बिल्कुल काजी से। लेकिन नहीं सर, इसमें तो ये पूरा पाकिस्तान यही कह रहा है, अभी तक किसी को देखे ना, फजलुर रहमान साहब की कोई कैंपेन आपको नजर शुरू ही नहीं की। नून लीग के सिर्फ 2-3 जलसे हुए हैं, बिलावल को शायद अभी तक पता नहीं है, वो 3-4 जगह शायद वो भी नजर आया, बाकी माहौल ही नहीं है पूरे पाकिस्तान में आपके सामने इलेक्शन का। ऐसे हालात में हर बंदा यही सोच रहा है कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, और फिर हालात ये बनाए जा रहे देखिए, हैं। जहां तक मैंने तो आपके सामने रख दी है, इलेक्शन मुलतवी होना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फायदा बहुत देगा, लेकिन मौजूदा हालात में वजह यह है कि जो हालात बने हैं बाकी सियासी जमातों के, उन सियासी जमातों के हालात को सामने रख के देखें तो आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, जिसको वो कह रहे हैं, हालांकि मेरी नजर के मुताबिक वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हैं, वो सारे के सारे सीटें ले जाएंगे और हुकूमत उनके हाथ में होगी बनाने की। अब एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही होगी कि किस तरह से उनको उन पे काम किया जाए, उनको राम कहानी दी जाए और वो अपनी तरफ लाया जाए। इसमें फिर अदालतों का रोल बड़ा अहम होगा, लेकिन अभी फिलहाल जमीनी हकायक यही है कि 70% नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या उसके जो नामजद उम्मीदवार है वो ले जा रहे हैं। लेकिन अच्छा, यहाँ आजाद उम्मीदवारों का जो अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा जी 2017 का जो एक्ट है वो परमिशन करता है कि ये किसी अभी तहरीक इंसाफ की छतरी तले नहीं है, तो इसमें आपको लगता है कि फिर वो जो 2 जमातें हैं, कुछ इस तरह का इत्तेहाद जैसे शेरानी साहब है या एमडब्ल्यूएम से कुछ इत्तेहाद हो तो उसका फायदा होता है, या ये तहरीक इंसाफ में ही रहेंगे? इस पे थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, ये असल में बड़ा अहम सवाल है। ये मैंने सेक्शन 215 चैलेंज किया है। सेक्शन 215 है वो ये कहता है कि पार्टी निशान लिया जा सकता है। ले लिया पार्टी निशान, और सलमान अकरम राजा के पिटीशन फाइल की थी कि जनाब जी, जी, मैं बिल्कुल। कैंडिडेट हूँ, मैं पीटीआई का कैंडिडेट, और मैंने जो नॉमिनेशन पेपर मैंने खुद भी दाखिल किए हैं, अलहदा बात है मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। मैं नॉमिनेशन पेपर जब दाखिल किए तो डिक्लेरेशन दी फॉर्म और मैंने 33 है लिखा कि शायद, मैं, मैंने बकायदा लिखा कि मैं पीटीआई का कैंडिडेट हूँ, और पीटीआई ने अपनी टिकटें जारी कर दी, नाम लिखा, मुझे वो कैंडिडेट मानते हैं। तो अब इन चीजों को सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो कोई जितने भी आजाद अपना हैसियत में खड़े हैं, इंतखाबी निशान उनके अपने हैं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके वोट के ऊपर, उनके प्लेटफॉर्म पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वोट उनको पड़ने हैं, तो इसलिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे। अगर जी। कोई दिक्कत अच्छा, पड़ी तो आला अदालतों में आगे हम आएंगे, लेकिन अच्छा, मैंने तो एक सेक्शन सवाल 215 जी, एक सवाल यहाँ पे ही कि 2 तरह के लोग जमा करवाते हैं ना फॉर्म 33, एक तो आजाद उम्मीदवार लिख देते हैं और लोगों ने किया भी है शायद, एक पे पीटीआई। तो अगर इलेक्शन कमीशन ये ना करे कि वो जो आजाद वाले फॉर्म्स है वो सारे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए हों, पीटीआई वाले फॉर्म वो साइड पे कर दें, ऐसा कर सकते हैं? नहीं, लेकिन ये इस तरह की कैटेगरी बड़ी कम है। जैसे मैंने नॉमिनेशन पेपर एक ही दाखिल किया था, सलमान अकरम राजा ने भी नॉमिनेशन पेपर एक ही दाखिल किया था, तो नॉमिनेशन पेपर एक ही है। और पीटीआई और खुद इलेक्शन कमीशन इस बात को एडमिट कर चुका है, जब उसने इनिशियल डाटा शेयर किया तो उसने खुद बताया कि पीटीआई के इतने लोग, ये मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल, वो बिल्कुल सही खुद बात है। अपना, और जब कहा कि तकरीबन अपना 24% के करीब के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, तो वो एडमिशन के बाद तो कोई बात रह नहीं जाती है, और वो चीज साबित यही कर रही है कि ये सारा जो कुछ भी हुआ है, ये हालात और वाकयात बड़े क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं कि वो, और इसीलिए और मैं 215 वाला सेक्शन जो है ना वो मैं जीत जाऊंगा आर्टिकल 17 को सामने रखते हुए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वजूद पे इलेक्शन लड़ रही है उन्हीं के, और उनका फिर हक आगे देखें। ये पार्टी के तौर पर इलेक्शन क्यों अहम है, जी, आपकी
अब जो ना प्रोपोर्शनेट के मुताबिक आपको खवातीन की रिश्तें मिलनी है, जी, आपको जी, जी। अकलियतों की रिश्तें मिलनी है, तो इसलिए ये बड़ा ही अहम है। जी, यानी अगर 60-70 आप की आजाद शिफ्टिंग तो वाक़ई लेंगे तो आपको सीटें नहीं मिल सकेंगी आपको बिल्कुल प्रोपोर्शनेट के सही। मुताबिक। ये बड़ा बड़ा जरूरी है और इसलिए अच्छा बहुत जरूरी है और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अपने प्लेटफॉर्म पे आएंगे, सिंबल चाहे अलहदा लेके आए पर वो कैंडिडेट उनके हैं और उसके बाद उनकी रिजर्व सीटें भी उनके पास आएंगी, खवातीन की भी और अकलीतों की भी। अच्छा अज़हर भाई ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर फ़र्ज़ करें ये 8 फरवरी से पहले-पहले करवा लेते हैं और वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो बल्ले का निशान बेशक मिले वो ना लेकर उसमें लड़ें, लेकिन बाद में ये इलेक्शन जीतने के बाद काम आ सकता है। क्या क्या ये बात दुरुस्त है? तो ये बड़ा बारीक सवाल आपने कहा है और बात जी, ऐसी ही है कि सजेशन मैंने बहुत पहले दी थी। मैंने कहा था इलेक्शन करा लिए जाएं, इलेक्शन अब हो रहे हैं। इलेक्शन होके हम जब इलेक्शन हमारे मान लिए जाते हैं तो बल्ले का निशान आ गया और जो इलेक्शन कमीशन है वो भी ये कहता है कि जब आपके पास इंतखाबी निशान होगा तो आप पार्टी के तौर पर आ जाएं। पार्टी के तौर पर जो कैंडिडेट होंगी वो पार्टी के तौर पर आएंगे, उसी के मुताबिक आपको सीटें मिलेंगी। तो अगर ये और मेरा नहीं ख्याल है इतना आसानी से ये सिंबल देंगे, वो कोई ना कोई ड्रामाबाजी जरूर होगी, लेकिन अगर ये बिल्कुल। मिल जाता है तो हमें बहुत फायदा होगा इसका। जी, लेकिन ये सारे एतराज़ात अगर ख़त्म हो जाते हैं, राब्ता मुहिम पर तमाम जो नॉमिनेशन फ़ॉर्म्स वगैरह लोग भर देते हैं, जो-जो उनके एतराज़ात लगे हुए थे बल्ले के निशान के केस में, वो अगर दूर कर देते हैं, तो फिर तो मुश्किल होनी नहीं चाहिए, कानूनी नहीं तौर पे। नहीं नहीं, देखिए ना कई चीजें तो ऐसी हैं जो सामने नहीं ना आती है, बाद में पता चलता है ना कि बिल्कुल जनाब सही। इलेक्शन कमीशन को इस तरह की चीजें सामने ले आता है। वरना अगर आप देखें जितनी मेहनत की है हम लोगों ने, हमारे कैंडिडेट ने, हमने ऐसा मौका नहीं जाने दिया। सारा कंप्यूटराइज निजाम मौजूद है, जो वोट डालने का ऊपर से और नीचे से वोट, सारी चीजों को अगर देखा जाए ग्राउंड पे लोग पीटीआई के अगर निकल आते हैं तो इलेक्शन से निकालना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन होगा, चाहे यहाँ 100 मुल्कों की पुलिस ही पीछे क्यों ना लग जाए। बिल्कुल। अच्छा ग्राउंड की अगर बात करें अज़हर भाई आप तो वहाँ डेली जो है लोगों से मिलते भी हैं, आपने ग्राउंड पे सारा देखा भी है। तहरीक इंसाफ का मकबूल वोट सब जानते हैं, तमाम सर्वे, आदाद-ओ-शुमार, फॉरेन एक्सपर्ट्स सब के सब तस्लीम कर रहे हैं। तो इन सी सूरत-ए-हाल में ये किस तरह धांधली कर सकते हैं? क्या वारदात कर सकते हैं इन तहरीक इंसाफ को रोकने की? देखिए पहली तो बात है कि अमूमन मुझे अच्छी तरह याद है मैंने 93 के इलेक्शन जो थे मैंने बक्कर में गुजारे थे। तो वहाँ रातों रात कमिश्नर ऑफिस में बताया गया कि इतने कैंडिडेट के इतने वोट पड़ने हैं। हम परेशान कि भाई ये कौन होते हैं अनाउंस करने वाले? जस्टिस इरशाद होते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और अगले दिन जब हुआ कैंडिडेट कोई जीत रहा था, जब अनाउंसमेंट हुई तो वो रिजल्ट उस तरह से दे दिया गया। सोचो कि निजाम फॉर्म 45 के मामला कुछ और तरह के होते थे। अब जो कि स्ट्रीमलाइन बहुत हो गया है। तो अब धांधली मैं जो देख रहा हूँ ना, जी, जी। ग्राउंड के ऊपर धांधली जरा मुश्किल हो जाएगी। चंद पोलिंग स्टेशन में आकर पोलिंग बूथ बदल दिया जाए, अगर बैलेट पेपर बदल दी जाए वो एक अलहदा बात है, लेकिन यानी उस मैसिव लेवल पे धांधली नहीं हो पाएगी जिसका सोचा हुआ है उन्होंने। बिल्कुल, मतलब लोग अगर बाहर पोलिंग स्टेशनों के अपने वोट की हिफाज़त करेंगे, तो ये करना तकरीबन अब बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल 100% ऐसा ही है। बिल्कुल और सही बात। अवाम 83 में वोट अपना चेक करें, बाकायदा अपने घराने का पोलिंग बूथ वगैरह, और जाकर वोट ढूंढ डालिएगा। वोट डालने से इस मुल्क की किस्मत बदलनी है, ये मत ज़हन में रखिएगा। इलेक्शन का बाइकआउट हमने पहले फैसला पहले दिन से कह दिया कि इलेक्शन का बाइकआउट हमने नहीं करना। बाइकआउट का फायदा दूसरों को ही होता है। यहाँ जो सामने बातें हो रही हैं वही बातें बेहतर है। बिल्कुल सही बात है। अज़हर भाई अवाम को आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया वोट के हिसाब से। अभी कोर कमांडर कमेटी का भी इजलास भी चल रहा है। उसमें भी उन्होंने कहा जी कि जो लोग अमन-ओ-अमान ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सख्ती से रोका जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी शहज़ाद फ़ारूक आपको पता है आबाद फ़ारूक के भाई, उन्हें गिरफ्तारी की कोशिश, फिर बाजोड़ में जो हुआ, इस तरह की सख्ती तो सारी इधर ही नज़र आ रही है। फिर मरियम नवाज़ साहिबा की एक स्टेटमेंट जलसे में आपने सुनी, उन्होंने कहा कि तकरीबन जो 58% मिनिमम पॉपुलर जमात है तहरीक इंसाफ, उसे कह रहे हैं इस तरह ट्रीट करें जैसे दहशतगर्दों को करते हैं। तो ये किस तरह के बयानात इतने बड़े रहनुमा जो बने हुए हैं बज़ाहिर अच्छा देखिए, पहली तो बात है मरियम नवाज को तो रहनुमा हम में से तो कोई नहीं समझता। बने हुए मैं हैं भी मतलब आखिरी मैं भी आखिरी आदमी हूँगा जो ये समझूंगा बैठकर। ये देखिए ना, ये रहनुमा थोड़ा है, ये अवाम को गुमराह करने वाले लोग हैं। तो इसलिए अवाम इनकी बातों में नहीं आने वाली। अभी ग्राउंड के ऊपर आकर देखें हालात क्या हैं। सारी चीजें जो है ना पीटीआई के फेवर में है।
और वो कोशिश उनकी यही है कि किसी तरह से उनको खिला पिला के कोई 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 बेहोशी की दवाई सुंघा कर साइड पे कर लिया जाए, जाने ना दिया जाए। लेकिन याद रखिएगा, वोटर निकल आया तो बिठाना मुश्किल है। वो हाँ। इमरान खान को वोट दिए बगैर जाएगा नहीं, और जब तक वो जीत नहीं जाता तब तक वो आराम से नहीं बैठेगा। बिल्कुल सही। अज़हर भाई, आपने अपना कीमती वक़्त दिया और बड़ी अहम बातें, टेक्निकल बातें जो लोग पूछ-पूछ के, आपको पता है, देखते रहते हैं, आपने सारी बता दी 10 मिनट में। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। माय प्लेयर।